जय हिंद। हमने भूगोल की नई श्रृंखला का प्रारंभ किया था। हमने इसी संदर्भ में पिछले वीडियो में बात की थी सूर्य के बाहरी संरचना के बारे में, और उसके पहले हमने बात की थी सूर्य के आंतरिक संरचना के बारे में। यानी सूर्य से जो भी प्रश्न बन सकते थे हमने 2 पार्ट में कवर कर लिए। आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप देख लीजिए, जिससे एक क्रम बनेगा और आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे सूर्य के पड़ोस में, यानी सूर्य के पड़ोसी कौन से हैं। तो ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो हम सबसे पहले जान लें ग्रह किसे कहते हैं। हमने जो चर्चा कर ली, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। हम कैसे जानेंगे कि ग्रह क्या होते हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रह के बारे में। देखिए, ग्रह की खासियत यानी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले इनके पास अपनी लाइट नहीं होती। पहला विशेषता ये होती है इनके पास यानी अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी लाइट नहीं होती। अगर किसी के पास लाइट नहीं है और क्या नहीं होता, और हीट नहीं होती। दूसरा क्या है, हीट यानी ऊष्मा नहीं होती, ये भी नहीं पाई जाती। वो क्या कहलाते हैं, ग्रह। देखिए, जैसे हमने चर्चा की लाइट और हीट नहीं है तो क्या ग्रह हो जाएगा। देखिए, इस मार्कर के पास हमारे लाइट नहीं है और उसके बाद हीट ऊष्मा भी नहीं है, तो क्या ये ग्रह हो गया। नहीं, इसके अलावा भी कुछ खासियत होगी। आइए उन खासियतों के बारे में चर्चा करें, यानी उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। देखिए, अगली विशेषता जो है, ये क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हैं। देखिए, ग्रह का चक्कर लगाते हैं। ग्रह मेनली कौन, सूर्य। तो हम लिख सकते हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं। देखिए, अब हमारा मार्कर ग्रह की श्रेणी से गायब हो गया। ग्रह की श्रेणी से गायब हो गया, क्यों, क्योंकि यह सूर्य का चक्कर नहीं लगाता। उसके आगे बात करते हैं, और कैसे हम पहचानेंगे, और कोई कुछ आकार हो। तो इससे पता चलता है आकार में थोड़ा बड़े हों, आकार में बड़े हों, अपेक्षाकृत क्या हों, आकार में बड़े हों। उसके बाद अगली विशेषता जो आती है, ये एक अपनी ऑर्बिट यानी कक्षा में चक्कर लगाते हों, और ये किसी और की कक्षा को ना काटे। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे सूर्य है, इसके पास कौन, बुध चक्कर लगाता है, और यहीं पे पास में क्या है, शुक्र चक्कर लगाता है। ऐसा नहीं है कि एक काट दे बुध की कक्षा को, यानी शुक्र वाला किस में चला जाए, ऐसे काटते हुए इस तक कुछ न चला जाए। यही बात कही जा रही है कि ऑर्बिट यानी अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है और किसी अन्य की कक्षा को ना काटे। तो ऐसी कंडीशन जो इन नियमों को फॉलो करेंगे वो सारे ग्रह कहलाएंगे। अभी वर्तमान में मेनली कितने ग्रह हैं, तो फिर वर्तमान में जो है 8 ग्रह हैं। पहले कितने हुआ करते थे, 9। उन सब के संदर्भ में चर्चा करेंगे। 9 कैसे हुए, कब हटाया गया उनको, कैसे क्यों हटाया गया, इस सब के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं अब सूर्य के पास वाले ग्रह से। देखिए, ये हमारा पास में पाया जाता है सूर्य। ये हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सूर्य। देखिए, सूर्य के चारों तरफ पूरी कक्षा बनाना थोड़ा बोर्ड में कठिन है। कठिन क्या, इसमें आएगा नहीं, इसलिए हम केवल एक दिशा की ओर से बना देते हैं। आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, हम ऐसे बना देते हैं, ये समझिएगा कि ये पूरी चारों दिशाओं में गति कर रहा है। तो यानी सबसे मेनली, यानी सबसे पास कौन सा ग्रह पाया जाता है, तो बुध पाया जाता है। कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। उसके बाद कौन सा पाया जाता है, तो उसके बाद कौन पाया जाता है, शुक्र ग्रह पाया जाता है। कौन पाया जाता है, तो शुक्र पाया जाता है, बुध। उसके बाद शुक्र। उसके बाद कौन पाया जाता है, तो उसके बाद पृथ्वी पाई जाती है। जिस पर हम रहते हैं वही पृथ्वी कहाँ पर पाई जाती है, सूर्य के देखेंगे तो बुध शुक्र पृथ्वी, यानी बुध शुक्र के बाद कौन सी पाई जाती है, तो पृथ्वी पाई जाती है। अब उसके आगे बात करते हैं, तो मंगल पाया जाता है। कौन सा, मंगल। ये सारे क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद हम आएंगे ना, तो हमने पढ़ रखा था, अंतिम में देखिएगा, हमने पढ़ा था ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में। सबसे जो मान्य है ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में, किसका सिद्धांत, हो डबल थ्योरी सिद्धांत, यानी 2 तारा सिद्धांत। जिसको किसने दिया था, तो लिलिटन ने। हमने उस संदर्भ में चर्चा की थी वहां पर कि तारों का निर्माण कैसे हुआ है, यानी ये जो ग्रहों का निर्माण है कैसे हुआ है। तो लिलिटन के सिद्धांत के द्वारा बताया गया था कि एक अन्य ग्रह था जो टूटकर इनका निर्माण हुआ। तो टूटे हुए कुछ टुकड़े का है, माना जाता है कि कुछ यहाँ पर है। अब ये छोटे हैं आकार में, तो इनको क्या कहे, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। इनको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब उसके आगे बात करते हैं, इधर आते हैं, तो इधर हमारे कौन ग्रह पाया जाता है, बृहस्पति। बृहस्पति। फिर उसके बाद कौन सा पाया जाता है, शनि पाया जाता है। उसके बाद अरुण, और सबसे अंत में
कौन सा, वरुण पाया जाता है। अरुण, फिर उसके बाद कौन सा, वरुण पाया जाता है। ये ऐसे कुछ चक्कर हैं जो लगाते हैं। सबसे नजदीक कौन पाया जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देखिए यहाँ पर थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जो बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या करता है, इन ग्रहों को दो भागों में बांट देता है। 4 ग्रह इस तरफ पाए जाते हैं, 4 ग्रह इस तरफ पाए जाते हैं। इन सबके संदर्भ में चर्चा करें, कौन से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। देखिए जो सूर्य के इस तरफ पाए जाते हैं, पास में पाए जाते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह के इस तरफ पाए जाते हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी, तो 4। और इनको क्या कहा जाता है, बाहरी ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, बाहरी ग्रह। इनको कहा जाता है बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रहों की संख्या भी कितनी होती है, तो बाहरी ग्रहों की संख्या भी 4 होती है। देखिए और इनके विशेषताएं कुछ और होती हैं, जैसे इस तरफ वाले पाए जाने वाले ग्रह जितने होते हैं छोटे होते हैं आकार में, और इस तरफ पाए जाने वाले आकार में बड़े होते हैं। सारे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और ये सब क्या होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। और इनके पास जो उपग्रहों की संख्या पाई जाती है कम पाई जाती है। उपग्रह क्या होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इस तरफ जो पाए जाते हैं उपग्रहों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक, संख्या क्या होती है इसमें, ज़्यादा होती है। उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें ज़्यादा होती है। बात समझ रहे हैं आप, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। ये समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइए कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी वजह से नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट करके बताइए। हम आने वाले वीडियो में इस पर सुधार करेंगे। और कोई कमी भी रह जाती है तो उसको भी कमेंट करके बताइए। और हाँ, आप अच्छे से देखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं भूगोल को, तो उसके बाद पिछला वीडियो हमारा देख लीजिए, तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कि क्रम बन जाएगा, जिससे आसानी होगी आपको समझने में। बाकी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हमने चर्चा की आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, बाहरी ग्रह किसे कहते हैं, इन सब के संदर्भ में चर्चा की। और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बुध के बारे में चर्चा करते हैं। तो बताइए बुध सबसे पास में है। अब बुध पास में है, ये क्या है, आकार में सबसे छोटा है। आकार में क्या है, छोटा है। देखिए अगर पूछ लिया जाता है, देखिए आकार में छोटा है। अब देखिए कोई चीज़ आकार में छोटा रहती है तो वो बहुत तेज़ी से गति करती है। और दूसरी बात ये सूर्य के पास में है, तो जो पास में रहेगा वो मेनली जल्दी गति करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई है और यहाँ पर इसको दौड़ना है, रनिंग ट्रैक है, यानी रनिंग रास्ता है दौड़ने के लिए, तो यहाँ पे और यहाँ पर किसी को दौड़ना हो, भले वो तेज़ी से थोड़ा दौड़ेगा भी, तब भी ये वाला व्यक्ति पहले पहुँचेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है बुध जो है छोटा भी है, पास में भी है, तो गति जो है ये बहुत तेज़ी से करता है, स्पीड भी इसकी तेज़ है। तो ये सूर्य का सबसे पहले गति लगाता है। पूछ लिया जाए, बताइए कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य का सबसे पहले चक्कर पूरा करता है, तो कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ही ग्रह है जो सबसे आकार में छोटा है। देखिए अब पूछ लिया जाए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन सा हो सकता है। अब सब सोचेंगे सूर्य के पास है तो ये वाला ज़्यादा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। सबसे चमकीला कौन है, शुक्र है। चमकीला कौन सा है, शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। कारण हम आगे चर्चा करते हैं, कारण क्या है। देखिए यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, जो ये बुध ग्रह है इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल नहीं पाया जाता तो क्या होगा, सूर्य जो है डायरेक्ट किरणें इस पर आएंगी, दिन में डायरेक्ट किरणें आती हैं और पूरी तरीके से आ जाती हैं, तो इसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दिन में तो ताप बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रात में क्या होता है, सूर्य की किरणें जब नहीं आ पाती तो अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है, और सूर्य की किरणें चली जाती हैं और ठंडा हो जाता है, जिस कारण यहाँ का तापांतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। पूछ लिया जाए तापांतर, किस ग्रह का तापांतर सबसे ज़्यादा है, तो बुध ग्रह का तापांतर सबसे ज़्यादा होगा। कौन से ग्रह का, तो बुध ग्रह का तापांतर सबसे ज़्यादा होगा। आगे बात करते हैं शुक्र के बारे में। देखिए शुक्र पर वायुमंडल तो पाया जाता है, लेकिन वायुमंडल पाए जाने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, CO2 की मात्रा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। CO2 की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब CO2 की खासियत क्या होती है, या ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित तो कर लेता है, लेकिन अवशोषित करने के बाद फिर उसे मुक्त करने की क्षमता नहीं रखता। देखिए जैसे हम चर्चा करेंगे, देखिए सूर्य का प्रकाश इसमें आता है,
आने पर या कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इसको अवशोषित कर लेगा। लेकिन अवशोषित कर लेगा, जब दिन में अवशोषित कर लेगा, जब रात में जाने का टाइम होगा तो मुक्त नहीं कर पाता, जिस कारण इसमें लगातार क्या होता है, ऊष्मा बनी रहती है। अब एक एग्जाम्पल से समझ लें, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वो 90 रुपये कमाता है और उसमें से 80 रुपये खर्च कर देता है, तो उसके पास बचत कितनी होती है, 10 रुपये की। बचत कितनी की होती है, 10 रुपये की। और एक अगला व्यक्ति है बी, वो कितने रुपए कमाता है, 50 रुपये ही कमाता है, लेकिन वो कितने खर्च करता है, 10 खर्च करता है। बचत कितनी होती है इसकी, 40 की। यानी एक कंजूस टाइप जो होता है वो पैसे बचा लेता है। अब पैसे बचाने की वजह से क्या होता है, इसके पास ज़्यादा हो जाते हैं। अब ज़्यादा होंगे तो अमीर कौन होगा, बी होगा कि ए होगा। कमाने से फर्क नहीं पड़ता, यानी ऊर्जा किसके पास ज़्यादा आती है इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन उसको अवशोषित करके रख सकता, अपने पास ग्रहण करके रख सकता है, उससे डिपेंड करता है। तो देखिए शुक्र ग्रह में ऊर्जा तो आती है, लेकिन यार इस और बुध में भी आती है, बुध में ज़्यादा आती है, लेकिन क्या होता है शुक्र में कम आती है। लेकिन शुक्र के पास क्षमता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो अवशोषित तो कर लेगा उष्मा को, लेकिन मुक्त करने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए इसके पास ज़्यादा ऊर्जा होती है। अब जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी, ज़्यादा जहाँ पर आगे मतलब जहाँ ज़्यादा लपटें होंगी, ज़्यादा ज्वालाएँ होंगी, वो क्या जल रहेगा, ज़्यादा चमकीला नजर आएगा। इसलिए पूछ लिया जाए, बताइए पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा तो कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन है, सूर्य है। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, माफ कीजिएगा, चमकीला ग्रह कौन है, तो सूर्य है। आगे उसके बात करें, देखिए चमकीला होने की वजह से देखिए जो चमकता धमकता रहता है खूबसूरत भी दिखता है। इस कारण पूछा जाता है सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा है, तो सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा है, शुक्र है। इस कारण इसको सौरमंडल की परी कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो सौरमंडल की परियां, ठीक है, सौरमंडल की परी कहते हैं। पूछ लीजिए सौरमंडल की परी किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ही है जिसको सौरमंडल की परी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, तो सौरमंडल की रानी भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सौरमंडल की रानी भी कहते हैं। किसकी बात कही जा रही है, शुक्र ग्रह की बात कही जा रही है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाएगा, तो सौरमंडल की रानी भी कहा जाता है। इसके आगे बात करते हैं, और देखिए ये आकार में और यहाँ की बनावट जो कुछ है लगभग पृथ्वी के जैसे है, इसलिए इसको पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। पूछ लिया जाए किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के जैसी ही है, इस कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। एक पेपर में पूछा गया था, बताइए पृथ्वी की भगिनी किसे कहते हैं। भगिनी बहन की पर्यायवाची होती है, तो जिस बात है शुक्र को ही पृथ्वी की भगिनी या बहन कहा जाएगा। आगे बात करते हैं, इसी को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। कौन सा तारा, सांझ का तारा, या इसी को कहते हैं भोर का तारा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम थोड़ा समझ लें सांझ का तारा और भोर का तारा क्यों कहा जाता है। देखिए ज़्यादा चमकता रहता है, ये शुक्र ग्रह क्या होता है, ज़्यादा चमकता रहता है, और जब शाम के टाइम होता है तो क्या होता है, प्रकाश किरणें कम पड़ती हैं, लेकिन इस और सबकी अपेक्षा इस पर ज़्यादा प्रकाश की किरणें नजर आती हैं। इस कारण यह चमकता हुआ दिखाई देता है। इस कारण इसे सांझ का तारा, शाम के समय ये घटना होती है और सुबह भी ये घटना होती है, इसलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। अब एसएससी के पेपर दे रहे हैं तो अब पूछा जाएगा सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र को ही कहते हैं। लेकिन आप किसी ऐसे एग्जाम को दे रहे हैं जिसमें आपको लिखना पड़ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि देखिए सांझ का तारा पूछा जाए, सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे देखिए सूर्य का प्रकाश जो है बुध और शुक्र दोनों पर आता है, बुध और शुक्र दोनों ग्रह पे आता है। और देखिए इसमें क्या है, शुक्र ग्रह भी चमकता है, बुध ग्रह भी चमकता है, लेकिन शुक्र ग्रह पास होने की वजह से पृथ्वी से ये ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है और इनके एक बहुत कम दिखाई देता है चमकीला। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा मात्रा में रहती है, जिस कारण इसमें उष्मा अवशोषित कर लेता है और इसका ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है, जबकि इसमें से उष्मा बाहर की ओर निकलती रहती है, जिस कारण यह कम चमकीला दिखाई देता है। और दूसरा एक कारण और हो सकता है दूरी पर पास में तो पास वाला ज़्यादा चमकीला नजर आता है। इस कारण बुध और शुक्र दोनों को सांझ का तारा कहते हैं, परंतु ये ज़्यादा पास होने की वजह से ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है, इसलिए मेनली हम किसे
शुक्र ग्रह को ही सांझ या भोज का तारा मान लेते हैं। आगे बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के भंगनी किसे कहा जाता है, तो हमने इसकी चर्चा की। पृथ्वी एक अलग टॉपिक होता है, पृथ्वी के बारे में बहुत विस्तार से ही चर्चा हमें करनी है, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी के बारे में हमें पढ़ना है। पृथ्वी के अनुरूप हिस्से में भूगोल, पर्वत, पठार सब की चर्चा करेंगे, तो ये इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है, अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपको थोड़ा लंबे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन करके बता दीजिएगा, हम कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम लंबे थोड़ा वीडियो बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, अगर आप लोग कहेंगे तो हम इससे लंबा भी वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।